नागार्जुन की कविताओं में रचना विधान की अनेकता या विविधता बहुत है। फिर भी कुछ रचना विधान की विशेषताओं की चर्चा हम लोग आज करेंगे। पहली बात यह है कि नागार्जुन छोटी से छोटी कविता में भी कथा का उपयोग करते हैं। चाहे वो हरी कांच की चूड़ियाँ जैसी छोटी कविता हो, फिर भी उसमें एक छोटी सी कथा दिखाई देगी। या अभी दंतुरित मुस्कान हो, उसमें भी एक कथा दिखाई देगी। असल में कथा जो है व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। तो नागार्जुन की कविता के रचना विधान की पहली विशेषता है कविता में कथा तत्व का सार्थक उपयोग। दूसरी विशेषता उनकी यह है कि वो कई बार रूपक का प्रयोग करते हैं। कहेंगे एक बात जुड़ा हुआ है वह दूसरी बात से, या बात जुड़ी हुई है, तो इसमें रूपक। अच्छा, रूपक चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो या अंग्रेजी का मेटाफर हो, उसमें अर्थ की विविधता बहुत होती है और अर्थ को व्यापक बनाने की क्षमता भी उसमें होती है। तो नागार्जुन एक काम तो ये करते हैं। इसीलिए नागार्जुन के रचना विधान के बारे में मैं नामवर सिंह का एक कथन उद्धृत करना चाहता हूँ। नामवर सिंह ने लिखा है कि नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, न नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हो। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में तो वे लाजवाब हैं ही। ये सब रचना विधान की विशेषताएं। जैसी सिद्धि छंदों में है, वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर है। ये सब रचना विधान का हिस्सा है। उनके बात कहने के हजार ढंग हैं। नागार्जुन ने महाकाव्य को छोड़कर कविता के सभी रूपों का प्रयोग किया है। मतलब छोटी कविताएं, लंबी कविताएं, प्रगीत, ये सब नागार्जुन ने लिखा है। खंड काव्य 2-2, 3-3 लिखा है उन्होंने। एक उनका एक ऐसा काव्य है या कविता है जो जैसी कविता हिंदी में तो क्या मेरी जानकारी में शायद ही कहीं लिखी गई। वह कविता है मंत्र कविता। मंत्र की शैली और पद्धति में वह कविता लिखी गई है। यह जो मंत्र कविता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी कविता हिंदी में नहीं है, ये मंत्र की शैली में है। ओम शब्द ही ब्रह्म है। ओम शब्द और शब्द और शब्द, ओम प्रणव, ओम नाद, ओम मुद्राएं, ओम वक्तव्य,
और उद्गार, ओ घोषणाएं, ओम भाषण, ओम प्रवचन, ओम हुंकार, ओम फटकार, ओम शीतकार, ओम फुसफुस, ओम फुतकार, ओम चित्कार, ओम आस्फालन, ओम इंगित और इशारे, ओम नारे और नारे और नारे, ओम सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ओम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ओम पत्थर पर की दूब, खरगोश के सींग, ओम नमक तेल हल्दी जीरा हींग, ओम मूस की लेड़ी कनेर के पात, ओम डायन की चीख, ओम अवघड़ की अटपट बात, ओम कोयला इस्पात पेट्रोल। मैं कुछ कविता के हिस्से छोड़ रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, बाकी सब नहीं पढ़ सकता। ओम दलों में एक दल अपना दल, ओम अंगीकरण शुद्धिकरण राष्ट्रीयकरण, ओम मुष्टिकरण तुष्टिकरण पुष्टिकरण, ओम ऐतराज आक्षेप अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन, ओम ट्रिब्यूनल, ओम आश्वासन, ओम गुट निरपेक्ष सत्ता सापेक्ष जोड़ तोड़, ओम छल छद्म, ओम मिथ्या, ओम होड़म होड़, ओम बकवास, ओम उद्घाटन, ओम मारण, ओम उच्चारण, ओम काली 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 महाकाली महाकाली, ओम मार मार मार, ओम वार न जाए खाली। फिर बीच से छोड़ रहा हूँ। ओम चबाएंगे तिलक और गांधी की टांग, ओम तुलसी दल बिल्व पत्तर चंदर रोली अक्षत गंगा जल। फिर छोड़ रहा हूँ। ओम 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 धरती धरती, ओम व्योम व्योम, ओम अष्ट धातुओं के ईंटों के भट्ठे, ओम महामहिम महामहो उल्लू के पट्टे, ओम दुर्गा दुर्गा, ओम तारा तारा तारा, ओम इसी पेट में समाये सर्वहारा, ओम तत्सत, ओम हरि ओम तत्सत। ये कविता है। मैंने कहा ही आपसे, ये इसको कुछ लोग पोस्ट मॉडर्न पोइट्री भी कहते हैं। ये उत्तर आधुनिक कविता है, आधुनिकता से भी बाद की कविता, जिसमें आदि भी है। मैंने मंत्र तो बहुत पुरानी चीज़ है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तीनों का समावेश एक ही कविता में, यह नागार्जुन की एक विशेषता है काव्य रचना की। अब आप एक दो और विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। नागार्जुन ने पुराने छंदों का नया प्रयोग किया है। दोहा छंद के उनके अनेक, उनकी ऐसी कविताएं हैं जैसे अन्न पचीसी या शासन की बंदूक, जो छंद दोहा है, जो बहुत पुराना है, मध्यकाल का, पर अर्थ उसमें आधुनिक है, नया है और उन्होंने भरा है। दूसरा, पुराने छंदों का प्रयोग उन्होंने दो तरह से किया है। एक तो लोकगीतों के पुराने छंदों का प्रयोग किया। एक है लोकगीत हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, उसके अंदाज में उन्होंने एक कविता लिखी है। यहाँ ब्रिटेन की महारानी भारत की यात्रा पर आई थी, एलिजाबेथ, उन पर आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। लंबी कविता है, सब आपको सुना नहीं सकता। यही नहीं, एक रविदास का पुराना बहुत प्रसिद्ध पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
इस पर भी नागार्जुन ने एक कविता लिखी है और उस कविता में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की कड़ी आलोचना की है और अमेरिकी साम्राज्यवाद की भी। तो नागार्जुन यह भी अपनी कविता के रचना विधान में प्रयोग करते हैं। ये जो नागार्जुन का रचना विधान है उसका एक और रूप आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में एक जगह लिखा है कि बड़े कवि वे होते हैं जिनकी काव्य भाषा में अनेक रूपता होती है। हिंदी में ऐसे 3 बड़े कवि हैं। एक तो तुलसीदास, दूसरे निराला और तीसरे नागार्जुन। पहले तुलसीदास को ही लीजिए। सरलतम भाषा और छंद भी उनके यहाँ है। आगे चले बहुरी रघुराई, री सिमुक पर्वत नियराई। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा जी? ये तुलसीदास ने लिखा। उसी रामचरितमानस के शुरू में बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुराग, तत्सम शब्दों की भरमार है। विनय पत्रिका में उसी तरह से तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका का अर्थ करने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। यही हाल निराला के यहाँ है। आप भिक्षुक कविता से शुरू कीजिए, वह आता 2 टूक कलेजे को करता वगैरह वगैरह, और वहाँ से लेकर राम की शक्ति पूजा तक चले जाइए तो काव्य भाषा के लगभग 7-8 रूप उनके यहाँ मिलेंगे। यही स्थिति नागार्जुन की है। नागार्जुन ने सरलतम कविताएं भी लिखी हैं। वही हाथी घोड़ा पालकी वाला, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये सरलतम रूप है। पर कालिदास सच बतलाना ये जटिल रूप है। यही नहीं, बादल को घिरते देखा है, यह भी जटिल रूप है। कि नागार्जुन चाहे राजनीतिक कविता लिखें या सामाजिक कविता लिखें, कविताओं में उनके यहाँ भाषा और शैली की विविधता बहुत है। अब जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बाबा शामिल थे, जेल भी गए थे। शुरू में उसके साथ थे, बाद में उसके विरुद्ध हो गए। दोनों तरह की कविताएं लिखी, सरलतम और थोड़ी जटिल भी। अब उसी दौर की उनकी जटिल कविता है एक, सत्य को लकवा मार गया है। जयप्रकाश नारायण बीमार पड़ गए, उस पर यह कविता है। उसी में एक कविता है कि जयप्रकाश पर पड़ी लाठियाँ लोकतंत्र की, एक और गांधी की क्या अब हत्या होगी। तो नागार्जुन की काव्य भाषा और शैली में विविधता बहुत है, अनेक रूपता है। जो मैं पहले कह रहा था आपसे कि यह अनेक रूपता काव्य भाषा की जो तुलसीदास में है, जो निराला में है, वैसी ही लगभग नागार्जुन में है। इसीलिए वे बड़े कवि हैं और महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी एक कविता है हरिजन गाथा। ये लंबी कविता है। इसमें उन्होंने हरिजन गाथा में एक कथा भी निर्मित की है, एक रूपक भी है, उसमें एक यूटोपिया भी है, कल्पना लोक भी है,
और दलितों द्वारा इस देश में होने वाले आंदोलनों की प्रतिध्वनियाँ भी उसमें दिखाई देती है। तो ये नागार्जुन के काव्य के रचना विधान की विविधता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, रखा। अब इसमें एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। नागार्जुन जो है जब प्रकृति संबंधी कविता लिखते हैं तो कविताएं थोड़ी जटिल होती हैं। जब राजनीतिक कविता लिखते हैं तो सरल होती हैं क्योंकि आम जनता के लिए होती है। जब वे किसानों पर कविताएं लिखते हैं तो किसान जीवन की भाषा में कविता लिखते हैं, और जब मजदूरों पर कविता लिखते हैं तो मजदूर वर्ग की जिंदगी को सामने रखते हैं। यही नहीं, बाबा जो है आदिवासियों पर भी अनेक कविताएं उन्होंने लिखी हैं कि आदिवासी इस देश में किस तरह से सताए गए, परेशान, उपेक्षित और दमित और दलित हैं। ये सब नागार्जुन की काव्य के रचना विधान की विशेषताएं हैं। रचना विधान की एक विशेषता उसकी संगीतमयता भी है। नागार्जुन ने विद्यापति की शैली में गीत लिखे हैं, मैथिली में ही नहीं हिंदी कविता में भी। उनकी एक कविता है सुजन नयन मणि सुनु 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 धनी। ये शुद्ध विद्यापति की पदावली का स्वरूप है। यही नहीं, एक और कविता है उनकी संगीतमयता से भरी हुई। कविता का शीर्षक है मेघ बजे। अब मैं कविताएं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ा कुछ अंदाज लगेगा। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, मेघ बजे धिन धिन धा मेघ बजे। अब इसमें दोनों है, शास्त्रीयता है पर लोक जीवन से जुड़ी हुई। जब पहली बार बादल गरजते चमकते हैं और किसान अपना हल बैल कुदाल सब संभालते हैं, उस दृश्य का चित्रण है इसमें। इसीलिए उसमें एक पंक्ति आती है हल का है अभिनंदन। तो इसलिए नागार्जुन की कविता में संगीतमयता भी है। यह भी उनकी कविता की रचना विधान का एक पक्ष है। एक और पक्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, नागार्जुन जब वस्तु स्थितियों पर कविता लिखते हैं तो वो सीधे उसका रूप उपस्थित करते हैं, मूर्त रूप। अब एक कविता है उनकी, हजार बाहों वाली शिशिर। ठंड पर कविता है, भीषण ठंड जो पड़ती है अपने यहाँ। हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या उतरी लेकर सांसों में प्रलय की बन्या। हिमदग्ध होठों के प्राण शोषित चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वालामय चंदन।
एक एक सिरा में 100-100 सुइयों की चुभन। ठंड जब लगती है तो ऐसा महसूस होता है। अद्भुत यह भुजपास, अद्भुत आलिंगन, तीर्ण तरु झुलस गए। ठंड से भी झुलस जाते हैं, खाली गर्मी से ही नहीं। झुलस गए, पड़ा है ओसमय तुषार। ओस पड़ने पर वो सब झुलस जाते। किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार। 1000 बाहों वाली शिशिर विषकन्या उतरी लेकर सांसों में प्रलय की बन्या। अब वर्णन बाबा ठंडक का कर रहे हैं, पर जैसे लग रहा है कि ये कोई विशाल राक्षसी हो, सुरसा, उस तरह का चित्र। माने वो बाहें हैं, वो सब प्रवृत्तियां हैं जो ये एक तरह से मानव, माने जो अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है मानवीकरण का रूप दिखाई देता है। ये नागार्जुन की कविता में ये भी बहुत है। दूसरी एक और कह रहा हूँ, जब नागार्जुन सीधे अपने अनुभव की कविता लिखते हैं तो उसमें एक सहजता होती है शैली की। अब एक कविता मैं उनकी सुना रहा हूँ। सुबह सुबह तालाब के 2 फेरे लगाए, सुबह सुबह रात्रि शेष की भीगी दूबों पर नंगे पांव चहलकदमी की। सुबह सुबह हाथ पैर ठिठुरे सुन्न हुए माघ की कड़ी सर्दी के मारे। सुबह सुबह अध सूखी पत्तियों का कौड़ा तापा। ये सब गांव में होता है। आम के कच्चे पत्तों का जलता कड़ुआ कसैला सौरभ लिया। सुबह सुबह गवई अलाव के निकट घेरे में बैठने बतियाने का सुख लूटा। ये ग्रामीण प्रवृत्ति की चिंता और चर्चा है। सुबह सुबह आंचलिक बोलियों का मिक्सचर कानों की इन कटोरियों में भर कर लौटा। सुबह सुबह अब ये एक गांव के लोगों से संपर्क बनाने, उनसे बतियाने की जो प्रवृत्ति नागार्जुन में थी, वो अपना गांव हो या किसी और का गांव हो, उस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। हो गया काम भर का हुआ कि नहीं जी? जुल्फ एक मैं और उनकी कविता की विशेषता की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, और वह है कि नागार्जुन की कविता के ये रचाव से संबंधित ही है कि भावलोक में केवल आक्रोश, विक्षोभ, आलोचना, आक्रमण और कटाक्ष ही नहीं है। यह सब उनकी राजनीतिक और सामाजिक कविताओं में है, क्योंकि जैसा भारतीय समाज और उसमें जैसी राजनीति है, उसमें किसी भी सजग व्यक्ति के मन में यही सब भाव पैदा होंगे। नागार्जुन की कविता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके भावलोक में कोमलता है और मधुरता भी है। कोमलता और मधुरता की उनकी 2 प्रकार की कविताएं हैं। एक तो मानवीय संबंधों की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति
उनकी जिन कविताओं में है, मतलब पत्नी, प्रेमिका, बच्चे आदि, उसमें उनकी मधुरतम अभिव्यक्ति, मधुरतम अनुभूतियाँ हैं। और दूसरे प्रकृति के रूपों के सौंदर्य के चित्रण वाली कविताओं में उनकी मधुर अनुभूति की कोमलता और मधुरता का रूप देखने को मिलता है। इसलिए नागार्जुन की कविता का रचना विधान बहुतों को चकित करता है, बहुतों को आकर्षित करता है, बहुतों को प्रसन्न भी करता है। नागार्जुन असल में हिंदी की काव्य की जो प्रवृत्ति और परंपरा है, उसमें खुद को भारतेंदु हरिश्चंद्र के निकट पाते थे। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक कविता भी लिखी है, जिस कविता में उन्होंने लिखा है कि हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, गंवारू माने गाँव की बोली, हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, यह भावना तुम्ही ने हम में घोली। मतलब हिंदी का अपनी लोक भाषाओं से जो, जिसमें अवधी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है आदि से जितना आत्मीय संबंध होगा, उतना ही उसमें उतनी ही अधिक उसमें ताकत आएगी और अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ेगी। स्वयं यह काम नागार्जुन अपनी कविता में करते हैं। वे लोक जीवन से मुहावरे लेते हैं, लगभग प्रेमचंद की तरह या तुलसीदास की तरह। तुलसीदास भी लोक जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपनी कविता में रचते थे। एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, पर जाहिर है कि अभी बात नागार्जुन की करनी है, तुलसीदास की नहीं। पर तुलसीदास की वह प्रवृत्ति नागार्जुन के यहाँ है, मैं संकेत यही करना चाहता था। हो गया।